एक सिंगल डिजिट रैंक, घर वालों का क्या रिएक्शन था साक्षी? प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। ये आधों का तो सिलेक्शन इसी वजह से नहीं, आज नहीं करना कल कर। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग पे पढ़ रहे हो, भले ही वो कोई भी कोचिंग हो, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना सीखो। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं हो पा रहा बट ना मैंने आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा। कोई हम लेक्चर ले रहे हैं उस टाइम पे, अगर हम उस चीज को सुन भी पा रहे हैं और लिख भी पा रहे हैं तो वो चीज ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठती है। मेरे को टाइम दिखता है तो मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी टेस्ट सबमिट कर देते हैं। स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हम 1.5 घंटे में ही कर देते हैं, 3 घंटे भी नहीं बैठते हैं स्टूडेंट्स उस टेस्ट। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है साक्षी, जिन्होंने इस बार गैटबी का एग्जाम AIR 8 के साथ क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक 8 के साथ क्लियर किया है। उसी के साथ साथ इन्होंने IIT जैम का एग्जाम भी बहुत अच्छी रैंक से क्लियर किया था। सो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेलकम टू बंसल थैंक बायोलॉजी। यू मैम, थैंक यू मैम। तो साक्षी, AIR 8 एक सिंगल डिजिट रैंक कैसा लग रहा है? मतलब तुमने था ऐसा विश्वास था खुद पे कि हाँ AIR 8 सिंगल डिजिट रैंक जो है वो मेरी आ सकती है? ज्यादा एक्सपेक्ट की थी बट कोई नहीं। अच्छा, तुमने और ज्यादा एक्सपेक्ट की थी। हाँ। तो जब फिर भी AIR 8 भी एक अच्छी रैंक है साक्षी, कैसा लगा? मतलब ठीक है, तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कैसा लगा? अच्छा लग रहा है मैम, अभी तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है इंटरव्यू देते समय। और घर वालों का क्या रिएक्शन था साक्षी? घर वाले भी खुश हैं, कह रहे हैं कि like, तेरे को कॉलेज मिल जाएगा एटलीस्ट, तेरे को चाहिए। उनका हाँ, तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है पर इससे। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपको सारे टॉप कॉलेजेस जो हैं वो आपको बुलाएंगे और अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन से कॉलेज में जाएं और कौन से कॉलेज में ना जाए। टॉपर्स के साथ ये दिक्कत बड़ी यस मैम। होती है। तो साक्षी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने IIT एग्जाम का एग्जाम भी क्लियर किया, उसमें आपकी रैंक कितनी थी और उसमें आपके मार्क्स कितने थे? मैम मेरी आईटी सॉन्ग में रैंक आई थिंक 79 थी और मार्क्स 72 थे, क्योंकि आई थिंक 70 में बहुत लोगों के मार्क्स आए थे इस बार, तो रैंक उसके बाद 79 हो गई थी मेरी। और लाइक अच्छा था उसका एक्सपीरियंस। और तुम्हारे गैडबी में कितने मार्क्स थे साक्षी? गैदरिंग में मेरे 193 थे और कैटेगरी वाइज रैंक थे। 8 थी, जनरल कैटेगरी में आपकी 8 रैंक आई थी। वेरी गुड साक्षी। सो साक्षी, ये बताओ कि आपने इन सब चीजों की शुरुआत कैसे की, प्रिपरेशन की, और पता कैसे चला कि गैडबी और IIT जैम जैसे एग्जाम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? मैम आईआईटी एग्जाम के बारे में मेरे को एक फ्रेंड से पता चला था कि लाइक ऐसा भी एग्जाम होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं था एमएससी के लिए। देन आई वाज लाइक कि और इसके बारे में सर्च करते हैं। देन सबसे पहले आई यूट्यूब में आपका नाम पॉपअप हुआ तो देखा कि काफी अच्छे लगे आपके लेक्चर्स वगैरह। देन आई कनेक्टेड टू यू और मैंने आपकी क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। एंड उसके बाद से काफी सारी चीजें और पता चली कि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, आईएसआरएस होते हैं, जेएनसीएसआर होता है, काफी सारे अलग अलग कॉलेजेस भी होते हैं। इन सब के बारे में पता चला और आई थिंक मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड ऑफ जून से प्रीवियस ईयर ओके। पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर्स में ये होता है कि एग्जाम वगैरह भी होता है बीच में, तो पूरा छोड़ना पड़ता है दिवाली को कोचिंग पर्पसेस। तो डेफिनेटली। इस वजह से मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दिया था। डेफिनेट। सो तुम्हें IIT जैम के बारे में पहले से पता था, लेकिन बाकी सारे एंट्रेंसेस के बारे में जब तुम जुड़े, कोचिंग लगाई हमारे साथ, तब फिर तुम्हें पता चला। सो साक्षी, मेरे को आपसे ये पूछना था कि IIT जैम और गैडबी दोनों में से कौन सा एग्जाम तुम्हें लगा टफ है? आईआईटी एग्जाम थोड़ा टफ है। आई थिंक दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, क्योंकि अगर गैडरी में देखें तो गैडरी में चॉइस आ जाती है कि जी। 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं, तो डेफिनेट। उसमें वो थोड़ा सा होता है कि हम एक दो टॉपिक छोड़ के भी चले जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। आईआईटी एग्जाम में ये है कि उसमें एक सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, बाकी के दो सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो थोड़ा लाइबिलिटी मिल जाती है वहाँ पे। दोनों के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हाँ, लेकिन मैं भी ऐसे बोलूंगी कि IIT जैम थोड़ा डिफिकल्ट मुझे भी लगता है हाँ, गैडबी के थोड़ा डिफिकल्ट है। कंपैरेटिवली। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये MSQ और NAT का, सबसे ज्यादा दिक्कत है MSQ का, कि भाई दो ऑप्शन सही है या तीन ऑप्शन सही है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। सो इन दोनों की प्रिपरेशन में कुछ तुम्हें डिफरेंस लगा? तुमने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी दोनों के लिए या फिर सेम ही प्रिपरेशन थी? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जनवरी में पूरा अपना, मेरा नवंबर एंड तक खत्म हो गया था सिलेबस, तो मैंने जनवरी में पूरा रिवीजन करा था, सिर्फ रिवीजन करा था और कुछ नहीं करा था। और वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं हो पा रहा है, बट उस मंथ में काफी सारे टॉपिक्स मेरे क्लियर हो गए एंड मैंने एग्जाम दिया आईआईटी एग्जाम का। उसके बाद ये था कि मेरे कॉलेज के एग्जाम से मिड सेम था, कुछ रिव्यू पेपर वगैरह का काम था, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया कैटबी के लिए। तो मैं ये कहूंगी कि जितना मैंने आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, मैं उतने के बेसिस पे कह सकती हूँ कि मैं कैटबी देकर आई हूँ। तो ये चीज है कि अगर आप एक एग्जाम को प्रिपेयर करते हो तो दूसरा एग्जाम अपने आप प्रिपेयर हो जाता है, बस आपको फॉर्मेट देखना होता है कि इसका फॉर्मेट ऐसा है, इसका फॉर्मेट ऐसा है, तो वो चीज प्रिपेयर करनी होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, फरवरी में तुम लोगों का एग्जाम था। आफ्टर एक या 2 वीक के बाद मैंने तुम लोगों से पूछा था कि तुम्हारी गैडबी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रिप्लाई ये दिया था, मैम मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही मैसेज था कि मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। तो यही होता है कि जब आप एक एग्जाम के लिए इतने शिद्दत से पढ़ रहे हो ना, फिर वो 2 महीने का जो गैप है ना, उसमें थोड़ा सा पढ़ने का मन कम कर जाता है। लेकिन गैडबी में कुछ यूनिट्स ज्यादा आती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है जो अपने IIT एग्जाम में नहीं आती लेकिन गैडबी में आती है। सेकंड थिंग, गैडबी में जनरल एप्टीट्यूड भी आता है।
और अपना जो आईआईटी जैम है उसमें प्रॉपर मैथ्स आता है 11th-12th का। सो इसके लिए तुमने नहीं किया था अच्छे से प्रिपेयर? लास्ट के जो 2 महीने थे उसमें टारगेट किया था कुछ तुमने? नहीं कर पाई थी मैं इतना। थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा था मैंने, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें बायो प्रोसेसिंग क्लास में ही पढ़ाते थे, लेक्चर में तभी आधा बायो प्रोसेसिंग वहाँ हो गया था। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैंने आपके क्लास से करा था थोड़ा बहुत, तो उसके बेसिस पे हो गया था। जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे आए थे बस सेक्शन ए में, और आई थिंक उनमें थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को हुई थी। अगर मैं करके जाती तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहती। अच्छा, तो आपने जनरल एप्टीट्यूड आप इतने अच्छे से नहीं करके गए थे। कोई बात नहीं साक्षी, फिर भी इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। सो साक्षी, आपने बायोलॉजी में कौन-कौन सी यूनिट स्किप की थी? कोई यूनिट स्किप की थी गैट-बी के लिए स्पेसिफिकली? पूरी सारी यूनिट्स पूरी पूरी पढ़ी थी, बस ये था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायो प्रोसेसिंग मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से लिया था, इतना अंदर का नहीं करा था। और आई थिंक उसमें उतने क्वेश्चन भी नहीं आए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक क्वेश्चन ब्लास्ट वाला था, सिंपल सा था वो भी क्वेश्चन, तो इतना मैं कर पाई। और जो तुम जैसे नोट्स मिलते थे, जो भी तुम्हें नोट्स मिलते थे बंसल बायोलॉजी ऐप पे, तुम सिर्फ उन्हें ही फोकस करती थी या उसके अलावा तुम कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते थे या फिर कोई और बुक्स भी पढ़ते थे उसके अलावा तुम? मैम क्योंकि मैंने प्रिपरेशन काफी बाद में करनी स्टार्ट करी, तो मेरे को ऐसा लगा कि पहले सिर्फ इस पे फोकस करती हूँ। अगर ये हो जाएगा पूरी तरीके से देन आई गो टू बुक। अगर ऐसा है कि वही एकदम से बीएससी उसने करनी स्टार्ट करी है और उसको तब से प्रिपेयर करना है, तो बुक्स आर गुड, ज्यादा डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। बट अगर तुम लास्ट ईयर है तुम्हारा, तुमसे तब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। सर यही चीज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग पे पढ़ रहे हो, भले ही वो कोई भी कोचिंग हो, लेकिन उस पे ट्रस्ट करना सीखो। अगर तुम बायोकेमिस्ट्री के लिए, लेनिंजर के लिए पीछे भागोगे, तो बाकी की जो 10-12 यूनिट्स बची है, वो तुम कब करोगे? सो साक्षी, तुम नोट्स भी बनाते थे? यस मैम, हम जैसे कि मैंने लेक्चर आपका लिया है, और मैं कोशिश करती कि मैं तभी उस चीज को लिखने की कोशिश करूं, ताकि एक चीज होती है, मेरे को किसी ने बोला था ये कि अगर कोई हम लेक्चर ले रहे हैं उस टाइम पे अगर हम उस चीज को सुन भी पा रहे हैं और लिख भी पा रहे हैं, तो वो चीज ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठती है, एज कम्पेयर टू कि हम पहले पूरा ले लें, पूरी क्लास अटेंड कर लें, उसके बाद उसको लिखें। तो वो चीज मैंने करने की कोशिश करी थी, और एक जैसे मैंने एक बार क्लास ले लिए, पूरे अटेंड कर लिए, नोट्स बना दिए उसके, फिर उसमें जो रह गया वो दोबारा लिखा, और उसके बाद मैंने उस पूरे नोट्स को दोबारा पढ़ा एक बार। फिर लाइक 1-2 महीने बाद जब ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ उस चीज को, फिर मैंने दोबारा वो वीडियो देखी और उन नोट्स को रिवाइज करा, तो इस तरीके से रिविजन मेरा काफी अच्छा हो गया। नोट्स बनाने का बेसिकली फायदा यही हो जाता है कि आपका रिवीजन बहुत ईज़ी हो जाता है। उस टाइम बहुत जान जाती है, जब नोट्स हम बनाते हैं तो जान बहुत जाती है, लेकिन बाद में आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे साक्षी आप? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरे पास कुछ बुक्स थी जो मैंने अमेजोन से ली थी, और कुछ थोड़ा आपका प्रैक्टिस सेशन था। आपके प्रैक्टिस सेशन तो काफी हेल्प हुई थी। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि लाइक रिविजन नहीं हुआ है इस चीज से, ऐसा लग रहा है कि उस चीज को भूल रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन करने से वो चीज याद आ जाती है। कई बार आप टॉपिक्स भी बताते थे बीच बीच में कि ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं, और उनके बारे में भी इंडेप्थ नॉलेज होते थे, तो वो चीज काफी हेल्प करती थी। और तुम ज़्यादातर लाइव क्लासेस अटेंड करते थे साक्षी या रिकॉर्डेड अटेंड करते थे? मैम मैंने नवंबर तक तो आपकी लाइव क्लासेस अटेंड करी थी सारी। उसके बाद ऐसा हो गया था कि एग्जाम्स वगैरह थे, मैं नहीं कर पा रही थी अटेंड, तो फिर मैं तब रिकॉर्डेड लेती थी, और प्रैक्टिस सेशन में कोशिश करती कि मैं लाइव करूँ। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में पोल आता है, लीडर बोर्ड आता है, तो वो थोड़ा एंगेजिंग भी हाँ। बना रहता है। थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, सब लोग बैठे हैं तो लीडर बोर्ड पे आना है, तो थोड़ा एंगेजिंग रहता है। सो साक्षी, आपने बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आपने किस तरीके से किया था? कितना टाइम दिया आपने? बायोलॉजी को कितना टाइम दिया? उन तीनों सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? कुछ इंपॉर्टेंस दी थी? क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। उनको होता है कि भाई कहाँ ये पढ़े, हम बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। तो उसको आपने दी थी कुछ इंपॉर्टेंस? मैंने बायोलॉजी तो पूरी डेप्थ में करी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा था कि मैंने जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह थे जो मैंने नीट के लिए पढ़े थे पहले, उन्हीं को रिवाइज करने की कोशिश करी। ज्यादा मैं उसके डेप्थ में नहीं गई, क्योंकि वो चली जाती तो फिर मैं बायो का भूल जाती। हम्म। और मैथ्स में ये था कि मैथ्स मैंने कुछ जो मॉक पेपर्स थे या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनसे टॉपिक्स निकाले कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करी। तो आई थिंक मैथ्स उतना इनफ था, क्योंकि मैथ्स में मोस्टली कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं जो आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टाइप के, या फिर लिमिट्स वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो साक्षी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो कोचिंग थी, आपको लगता है कि इसने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया आपके एग्जाम को क्लियर करने में, या फिर आप अपने आप को जो जून के कंपैरेटिवली अभी जो देखते हो उसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखा आपके नॉलेज वाइज में? बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा, और सच में दिस इज नॉट लाइक कि मैं आपके उससे बोल रही हूँ, पर आपके जो लेक्चर्स होते हैं काफी ज्यादा एंगेजिंग होते हैं, एंड आई रियली रियली लव टू बी लाइक अटेंडिंग लाइव सेशंस ऑफ योर। बहुत अच्छा लगता था, और काफी सारी नॉलेज भी गेन हुई।
बीच में, और अभी भी मेरे पास कम से कम 4-5 डायरीज पड़ी हुई है नोट्स की। वो तो आप तो साथ ऐसा में होता है कि लेके जाना। हाँ, वो तो मेरे मतलब जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स भी है वो भी कहते हैं कि मैम हम साथ में लेकर गए, आप भी लेके जाना, क्योंकि वो आपको कॉलेज में भी हेल्प करेंगे और वो आपको अगर आप सीएसआर की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, तो वो लेके जाना। इसके अलावा जो साक्षी टेस्ट सीरीज थी, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते थे, जो टेस्ट सीरीज है स्पेसिफिकली, उन सब ने आपको किस तरीके से हेल्प किया? हम टेस्ट सीरीज, एक बीच में टेस्ट सीरीज आई थी जो पूरे लाइक क्वेश्चन पेपर्स पे होती थी, सैम्पल पेपर्स होते थे उसमें। उसमें मैंने मेरे आई थिंक 53 या 45 मार्क्स आते थे, जो फर्स्ट 3 थे उसमें। तो थोड़ा डिमोटिवेट सा लगता था कि इतने कम क्यों आ रहे हैं। फिर देन उसको ओवरकम करने के लिए उसमें जो सोल्यूशन वाली वीडियोस आती थी, मैंने वो देखना स्टार्ट करी और उनसे समझना स्टार्ट करा, तो उससे काफी हेल्प हुई। और मैथ्स के कुछ सेक्शन थे जो कि एग्जैक्टली उसी टॉपिक से उठकर आ गए थे, तो वहां पे फिर वो चीज आ जा रही थी कि टेस्ट सीरीज में अच्छा हुआ ये कर लिया मैंने। हाँ, आलस आता है घर पे बैठ के जब हम ये करते बैठते हैं ना यार, कौन करे, मतलब कितने स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हम 1.5 घंटे में ही कर देते हैं, 3 घंटे भी नहीं बैठते हैं स्टूडेंट्स उस टेस्ट सीरीज में। बोलती हूँ यार हाँ, तीन ज्यादा टाइम घंटे तो नहीं लगता बैठो, है। मेरे को टाइम दिखता है तो मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी टेस्ट सबमिट कर देते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको इन सब चीजों में बहुत हेल्प करती है। इससे आपको ये बेनिफिट हुआ कि जब आप एग्जाम में गए थे तो उस टाइम एग्जाम में आपको कुछ बेनिफिट लगा, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके अलावा भी आपको कुछ बेनिफिट लगे थे उससे? उसमें काफी हेल्प होती है कि मैं चूज करके, जैसे कुछ आंसर्स होते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में कि स्पेसिफिक देने होते हैं या फिर इतने डेसिमल पॉइंट्स पे देने होते हैं। तो वो जब मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करी, उससे चीज मुझे पता चल गई किस टाइप का आंसर वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। हम्म। तो वो चीज एक बेनिफिट था मेरे लिए उस टाइम। साक्षी, तुम ऐसे कोई 3 पॉइंट्स बता सकते हो जो तुम्हें लगते हैं कि तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत तुम्हें पॉजिटिव पॉइंट्स पे लेकर गए, और 3 ऐसे जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें और अच्छी रैंक एक्सपेक्टेड थी, तो कोई ऐसे 3 पॉइंट्स जो तुम्हें लगता है कि तुमने मिस आउट कर दिए जिसकी वजह से तुम जो रैंक एक्सपेक्ट करी थी शायद वो नहीं आ पाई? 3 नेगेटिव पॉइंट्स बताती हूँ पहले। नेगेटिव पॉइंट्स में होगा कि बीच में एग्जाम्स की वजह से काफी ज्यादा गैप आ गया, जिसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई इतना। और दूसरा पॉइंट कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ा और अच्छे से एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था। और आई थिंक यही 2 पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट्स में तो। हम्म। और पॉजिटिव पॉइंट्स में मैं ये कहूंगी कि प्रॉपर जब मैंने नोट्स बनाए तो काफी बेनिफिट हुआ। दूसरा, जैसे कि एक बार पूरा जैसे बायोकेमिस्ट्री के सारे लेसन ले लिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद 2-3 चैप्टर और पढ़ लिए, सेल का पढ़ लिया या फिर एवोल्यूशन पढ़ लिया, फिर वापस से जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने रिवीजन के लिए क्या करा, मैं 2.5x में आपकी वीडियोस देखती थी, क्योंकि मेरे से ऐसे रिवाइज नहीं हो पाता, पढ़े लिखे हुए नोट्स में दोबारा पढ़ूं वो ऐसे रिवाइज नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है उस चीज में, और बार बार दिमाग भी भटकता है। लेकिन जब मैं 2.5x में वीडियोस देखती थी तो एकदम इंगेजिंग हो जाती है कि दिमाग नहीं भटकने, वरना एक टॉपिक या एक पॉइंट हट जाएगा वहां से। तो उस चीज में काफी हेल्प हुई थी। अच्छा, 2 पॉइंट आपको पॉजिटिव लगे, 2 पॉइंट आपको मेनली नेगेटिव लगे। सो इसी में ही मेरा ये सवाल भी आ रहा है कि आपने जैसे कहा कि आप रिवीजन करते थे, आप वीडियो देख लेते, 2.5x पे वीडियोस देख लेते, पर इतना टाइम निकालते कहाँ से थे? क्योंकि स्टूडेंट एक बार वीडियो देख ले वो बहुत है, वापस से आप देख रहे हो और आपका कॉलेज भी है, स्टूडेंट्स का कॉलेज भी होता है, आप बीएससी में हो, आपके कॉलेज है, तो ये सब मैनेज कैसे किया आपने? कम टाइम निकल ही जाता है अगर कुछ करना हो तो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा होता था कि जैसे कि मेरा कॉलेज अराउंड 1 आवर है डिस्टेंस यहाँ से, मेरे घर से वहां तक। अच्छा। तो ट्रैवल करते समय, बस से आते समय, बस से जाते समय, या फिर रात को जैसे मैं सोने जा रही हूँ तो आराम से मैंने एक वीडियो देख ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर खाना खाते समय देख ली तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, या फिर लेक्चर्स के बीच में भी काफी बार टाइम मिलता था तो मैं उसमें भी देख पाती थी। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही वैसे साक्षी, कि अगर आपको कोई चीज लेनी है, पानी है, तो फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे, फिर उसके लिए ये नहीं आता कि समय है या नहीं है, 6 घंटे हैं, 4 घंटे, अगर आपको करना है तो आप किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से करोगे। सो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सीरियस समझूंगी कि प्रिपेयर करो अच्छे से और लाइक हो जाएगा, क्योंकि टेंशन मत लो, सीट्स बहुत है, आराम से मिलेंगी। और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो, पढ़ो। और अब आज आपका थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, आगे के लिए बेनिफिट होगा। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात कही कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। ये आधों का तो सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, कि आज नहीं करना कल कर लेंगे। और बीएससी में हमें ऐसे ही लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, अभी क्या ही मेहनत करनी है, बट ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर किया तो आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे। इसी से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सोचा है और फ्यूचर में करना क्या है आपको, ऐसा कुछ सोचा है? अभी तो बस एमएससी तक का ही सोचा है, पीएचडी के लिए थोड़े कंफ्यूज है, अभी श्योर नहीं है, मे बी पीएचडी और जॉब।
अगर मिल गई तो। और इंस्टीट्यूट्स आईआईटी इंदौर या हैदराबाद, ये दोनों है चॉइस है, इन दोनों में से कोई चूज करूँ। इन दोनों में से ही आप कोई चूज़ करोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है साक्षी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप आगे उसी तरीके से मुकाम हासिल करें जिस तरीके से आपने सोचा था। आपने इस टाइम में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया लेकिन अब आपको और अच्छा मुकाम हासिल करना है तो मैं उसकी उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत आगे जाएँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट साक्षी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।